आज के इस वीडियो में हम लोग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस 2020 के रियल एनालिसिस के कंप्लीट सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी के ऊपर एक वीडियो लाने वाले हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए एक कंप्लीट वीडियो होगा और इंटीग्रल कैलकुलस और अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसके क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने अपने जो फॉर्म्स है दोबारा से रीओपन कर दिए हैं, तो आप जाके फॉर्म्स को भर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई कर दिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है वो जाके फॉर्म्स को अप्लाई जरूर कर दें। ठीक है, ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, ऐसे ही आप एडमिशंस करके डाल दोगे तो खुल जाएगी, फिर एडमिशन पे क्लिक कर देना तो इससे ये आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स के लिए अभी तक उन्होंने कोई लास्ट डेट नहीं रखी है, डेडलाइन नहीं रखी कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। वो तो नेक्स्ट नोटिस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहती है कोविड की। ठीक है, तो आप फॉर्म्स को आराम से अप्लाई करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर कोई डेडलाइन आती है तो वो हम आपको इस चैनल के थ्रू नोटिफिकेशन दे देंगे उसका भी। ठीक है, आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी कि मतलब कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं अपने मैथ में। वैसे टोटल 30 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें इंडियन नेशनल्स के लिए होती हैं। और जो एप्लीकेशन फीस वगैरह है, ठीक है, टेस्ट सेंटर्स वगैरह क्या हैं, ये टेस्ट सेंटर्स वगैरह आप देख सकते हो, और अदर कोर्सेज क्या हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूं। ठीक है, और ये अपनी सॉल्यूशन सीरीज को अपन लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद ग्रुप थ्योरी का वीडियो आने वाला है, कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकॉन को जरूर दबा देना ताकि इस वीडियोस के जो अपडेट्स हैं आप तक जरूर आते रहें। ठीक है, और बात रही दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस और बनारस हिंदू के, तो उसमें मुझे ये लगता है कि अगर देखो उनको CUCT इसके लिए भी कराना होता तो अभी तक उन लोगों ने कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको दे दिया होता। ठीक है, DU और BHU MSc एंट्रेंस के लिए अभी तक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए तो कंफर्म आ गया है वाइस चांसलर की तरफ से कि उनके लिए तो CUCT होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कराना है कि नहीं कराना है, अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो उसके बारे में भी मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। Equal to 5x4 minus x की पावर 5 has a point of inflection at 0,0, 3,162, 4,2, 56, ठीक है, 0,0 एंड 3,162। तो देखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जिस पर फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव होता है, फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाए या फिर नॉट डिफाइन हो जाए, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं ग्राफ का या फिर फंक्शन का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इस फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 करा देंगे। ठीक है, और अपन को जो पॉइंट्स मिल जाएंगे, x की जो वैल्यूज मिल जाएंगी, उनसे फिर y की वैल्यू रख देंगे ग्राफ में, तो x और y का कोऑर्डिनेट पेयर अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस वही करना है। तो y बराबर 5x4 माइनस एक्स की पावर 5, इन्फ्लेक्शन के लिए आप डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर करा दो। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5, आपको गिवन ग्राफ है, डेरिवेटिव कर दोगे एक बार तो 20x³ माइनस 5x4 हो गया। ठीक है, और दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 60x² माइनस 20x³ और इक्वल टू 0। ठीक है, 20x² को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 माइनस x हो गया। तो अब देखना तो क्या 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 0 के बराबर हो सकता है, x बराबर 0 के हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर 3 के हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आए, तो जैसे ही आपने x बराबर 0 रखोगे इस वैल्यू में तो देखना y भी 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। अगर आप x को 3 लेके चलते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्राफ में रख देंगे, तो 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 4 हो गया 81, 5 इंटू 81 क्या हो गया 405, और 3 की पावर 5 क्या होता है 243, 405 में से 243 को घटा देंगे तो क्या आ गया 162। तो आपको अब क्या कोऑर्डिनेट पेयर मिल गए, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 और x बराबर 3 पे y की वैल्यू 162। तो यही क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए। तो अपना ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इफ y बराबर है 10u, ठीक है, और u बराबर दिया v माइनस 1/v एंड v बराबर है log x, ये ln का मतलब होता है बेस e। ठीक है, और log log लिखा हुआ तो वो बेस 10 को दिखाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x बराबर e। तो देखना y तो फंक्शन है u का और इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो सीधी बात है चेन रूल लगेगा। तो आप क्या कर दोगे, इसका डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में, फिर u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ले लेना, सबको मल्टीप्लाई कर देना
और उसके हिसाब से v की वैल्यू निकाल लेना, u की वैल्यू निकाल लेना, पुट करके रख देना है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या हो सकती है, 0, 2/e, 1/e या फिर 1। सो चेन रूल तो आपको पता है, चेन रूल 12th में भी पढ़ा था अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो y फंक्शन है u का, u और फंक्शन है v का, ठीक है, और v फंक्शन है x का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा dy अपॉन dx को कैसे लिखोगे, dy अपॉन du, फिर du अपॉन dv, और v फंक्शन का आएगा था x का, तो dv अपॉन dx आ गया। ठीक है, तो dy अपॉन du निकाल लो तो क्या आ जाएगा, tan का क्या हो जाता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर u। ठीक है, और u ये दिया हुआ है, तो du अपॉन dv करोगे तो ये हो जाएगा 1, और माइनस, और ये 1 अपॉन वी स्क्वायर का क्या हो जाता है, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो उस माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 + 1 अपॉन वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, dv अपॉन dx का विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा, किसका, ln x का, लॉग का, बेस e पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x बराबर e पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, देखना इसमें u और v की वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब x बराबर e पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तब आप इसमें रख पाओगे। तो देखना v बराबर क्या है, ln x है, तो x बराबर e पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस e और पे e, तो ये इसको 1 ही बना देगा, सेम बेस हो जाता है ना, तो ये सेम हो गया, तो v बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, u बराबर क्या दिया है, v माइनस 1 अपॉन v, तो अभी आपने v को निकाला था, तो आपको क्या सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सब एक दूसरे के फंक्शन है। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो क्या हो गया 1 माइनस 1, तो u की वैल्यू आ गई 0, मतलब x बराबर e पे v बराबर 1 हो गया, और u बराबर क्या हो गया, 0 के हो गया। अब कुछ नहीं है, ये इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू को अपन रख देंगे, और ये वेरिएबल्स की वैल्यू रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये अपन ने रख दिया dy अपॉन dx, ये du अपॉन dx हो गया, ये du अपॉन dv हो गया, और ये dv अपॉन dx हो गया। x बराबर e पे u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 1 है, सो ये अपन रख देंगे sec स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 प्लस और 1 अपॉन वी स्क्वायर है, v अपन ने क्या निकाला 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू x अपन ने क्या रखा e, तो 1 अपॉन e आ गया। sec 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, और स्क्वायर करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 अपॉन e, तो ये 2 इंटू 1 अपॉन e क्या हो जाएगा 2 अपॉन e, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अ फंक्शन f इज डिफाइंड एज फॉलोज, f ऑफ x बराबर है 1 + x के, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी 2 के। ठीक है, तो वो सिंबल उन्होंने गलत बनाया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा कुछ। और 5 - x जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, f इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एवरी पॉइंट ऑफ r पर, f नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, और f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो देखो यार, ये तो तुम देखते ही उड़ा दोगे इसको। देखो डिफरेंशिएबल बोल रहा है पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का है उस पर वो कॉन्टिन्यूस रहा होगा, तो ये डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। बाकी अपन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस वही करते हैं अपन। अब देखना कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू की भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। ठीक है, अब देखना ये मैंने क्यों करा, आप चाहते तो h वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉजिटिव के लिए मतलब क्या, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये वाला डिफाइन है, तो बस अब ये वाला आ गया, और लिमिट वही रख देना 2 वाली। ठीक है, तो 5 - x, तो 5 - 2 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, मतलब 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x + 1 डिफाइन आएगा, तो ये हो गया, तो x + 1 ले लिया, एक्सटेंडिंग टू 2 रखेंगे, और जैसे ही लिमिट में रख दोगे तो 2 + 1 = 3 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो 2 बराबर के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है x + 1, तो 2 + 1 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आई, देखो 3 आई, तो तीनों बराबर होगी, तो पक्का ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, अब देखना उसमें अपन डिफरेंशिएबिलिटी और चेक कर लेते हैं, तो अपन को और ऑप्शंस के बारे में पता लग जाएगा। अब वो बोला है सी और डी आर रॉन्ग, तो डी तो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपन को कि फंक्शन नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो भाई अपन ने कॉन्टिन्यूटी तो शो कर दी, तो सी वाला गलत हो गया। ठीक है, बस अब डिफरेंशिएबिलिटी और चेक कर लेते हैं, उससे अपन को पता लग जाएगा कि ये करेक्ट है कि भी करेक्ट है। तो आप देख लेना यार, ये तो डायरेक्ट आप चाहो तो इसमें डेफिनेशन लगा के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो क्या आ जाएगा 1,
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, और ये क्या हो जाएगा -1, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा -1। तो देखना मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए तो आपके पास क्या आया -1 आया डेरिवेटिव, और x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए क्या आया 1 आया। तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्यों? ये तो क्या होगी राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया एट x बराबर 2 पे, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और सीधी बात है, आपने एक ऐसा पॉइंट बता दिया जिस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि वो एवरी पॉइंट की बात कर रहा था। ठीक है, ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस साइन x माइनस 1/2 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज अटेन बाय। तो सीधी बात है, देखो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं दे रहा है तो ये पूरे रियल लाइन पे ही आपसे पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट स्पेसिफाई कर देता तो आपको समझ में आता कि आप लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालते। तो देखना ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो अब आप इसमें यार डेरिवेटिव टेस्ट तो लगा नहीं पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अगर आपको ग्राफ आता है तो आप इजीली कर लोगे। तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, उससे आप इजीली समझ जाओगे, है ना। क्या देखना, साइन x माइनस 1/2 है, आप जानते हो कि मॉड्यूलस अगर x माइनस वाई दिया है तो इसकी वैल्यू कैसे छोटी और बराबर होती है, मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस y के। तो बस वही कर दिया, मॉड्यूलस साइन x प्लस और मॉड्यूलस 1/2। और साइन x की वैल्यू क्या होती है कि मॉड्यूलस की वैल्यू किससे छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। तो ये हो गया 1 और ये आ गया 1/2। तो टोटल वैल्यू किससे छोटी होगी, 3/2 से। अब मैक्सिमम बोला है, मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3/2 हो सकती है या फिर उससे छोटी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए इक्वल का साइन आ गया और उससे छोटी होने के लिए लेस देन का साइन आ गया। तो ये तो गया ये मेथड। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है ये वाली इनइक्वालिटी लगाना, जब आपसे आर पे पूछ रहा हो, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो। अगर कोई पॉइंट देता तो उसके लिए आप ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि ग्राफ का मेथड क्या दोनों जगह काम आ जाएगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले तो आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, 0 से शुरू होगा, π/2 पे मैक्सिमम आएगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब साइन एक्स माइनस 1/2 है, तो देखना y की वैल्यू में कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 रहता है ना, अब देखो नीचे शिफ्ट हो गया तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1/2 यूनिट। आगे समझ में, क्योंकि ऊपर 1 रहता है तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और नीचे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहती है, -1/2। तो -1 में -1/2 को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -3/2। तो 3/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी पॉइंट्स तो वही रहेंगे कि 0 पे 0 रहेगा, π/2 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा 0 रहेगा। अब जब आप इस पर मॉड्यूलस लगाओगे तो मॉड्यूलस क्या कहता है कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर ले आओ, बस जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे उसको ऊपर ले आओ। कब, जब y क्या हो, फंक्शन हो x का हो। ठीक है, तो यहाँ y फंक्शन ऑफ x है, तो वही करेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे का जो भी पोर्शन अपन को दिख रहा है ग्राफ में उसको ऊपर ले आएंगे। आगे समझ में, तो देखना ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या है, -3/2 है। तो जैसे ही आप इसको मॉड्यूलस लगाओगे ग्राफ में और ऊपर ले जाओगे तो +3/2 पे शिफ्ट हो जाएगा ये। तो देखना ग्राफ कैसे आएगा, मैंने दोनों देखो पैरेलली बना दिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 0 से लेकर पाई में, देखो 0 से लेकर पाई में ये कितनी वैल्यू ले रहा है, 1/2। तो ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अब ये -3/2 था, ग्राफ ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई तक कितना हो जाएगा, 3/2 तक जाएगा। फिर ऐसे ही अल्टरनेट चलता रहेगा, 1/2 फिर 3/2, 1/2 3/2। तो आपको क्लियर है कि पूरी डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, 3/2 है। तो मॉड्यूलस साइन एक्स माइनस 1/2 की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। तो इसीलिए अपना ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कब ग्लोबल मैक्सिमम निकालना है और कब लोकल निकालना, तो वो मैंने क्लियर यहाँ कर दिया। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो बस इसमें आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, फिर आप बता दो कि इंक्रीजिंग कैसा है। अगर ग्राफ बढ़ रहा होगा वाई की डायरेक्शन में तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। कौन से इंटरवल में, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर π/2, π/4 से लेकर 3π/4 और π/2 से लेकर पाई तक। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको जैसे ग्राफ क्लियर है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया, 0 से लेकर π/2 में ही बढ़ता है।
ठीक है। फिर पाई अपॉन 2 से लेकर पाई में तो डिक्रीज हो रहा है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पाई अपॉन 4 लगभग कहीं यहाँ आएगा और 3 पाई अपॉन 4 यहाँ आ जाएगा, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा उसमें। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया, 0 से लेकर पाई अपॉन 2, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो समझ में आ गया कि एसयू एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला पता है और थोड़ी प्रैक्टिस सही है आपकी, तो आप इजीली उनको कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 1 लॉग, देखो फिर एल एन आ गया ना, तो बेस ई को ही बोल रहा है वो, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में कन्वर्जेस टू, तो आपको सीधे इसका क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है, इंटीग्रली कैलकुलेट करना है, पाई स्क्वायर अपॉन 12, पाई स्क्वायर अपॉन 6, पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 6। तो वैल्यू को देख के आपको कुछ हिंट मिल रही है। हिंट ये है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सपेंशन ही बनेगा, तो उससे हो जाएगा। देखो जब भी आपको ऐसा लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या टेन फंक्शन कुछ भी दिखे, कोशिश क्या करना कि उसका एक्सपेंशन खोल दो। ये मतलब 2-3 तरह के एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको याद रखना। तो बस वही करेंगे, log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन को अपन खोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे कोशिश करोगे ना इसमें बाई पार्ट्स लगाने की फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो अपन देखो करते हैं कैसे करना है। देखो अपन जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं आता, वरना तो फिर वो बन जाएगा, है ना, ई की पावर एक्स वाला ही बन जाता। एक्स माइनस, और साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस ऐसे, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 0 से लेकर 1 है, तो 1 अपॉन एक्स हो गया, मैंने एक्सपेंशन रख दिया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, और फिर माइनस का साइन ऐसे चलता रहेगा। अब आप जानते हो कि अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, तो आप टर्म वाइज इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि ये अगर इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, तो इसमें टर्म वाइज इंटीग्रेशन किया जा सकता है, मतलब हर टर्म को आप अलग अलग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले देखना क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स बाहर था, तो उससे मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये 1 हो गया, और बाकी सब पे क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स है, तो सबकी एक एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइड होगा तो ये x/2 रह गया, ये x स्क्वायर बाई 3 आ गया, है ना, ऐसे ऐसे आ गया। अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो इसका तो क्या आ जाएगा x, फिर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अपॉन में 2, और ये 2 एक ऑलरेडी था ही, ऐसे ये x की पावर 2 है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, और एक 3 ऑलरेडी था, तो वो ये वाला आ गया, माइनस x की पावर 4, इसका x की पावर 3 का करोगे तो x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और देखो 1 से लेकर 0 लिमिट लगाओगे, तो देखना हर नंबर पे लगाओगे तो x की कोई भी पावर ले लेना, तो वो 1 ही बन जाना है। ठीक है, जब लिमिट को आप ओपन करोगे, तो लिमिट ओपन करने के बाद क्या होगा, देखना 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया ना, इसीलिए 1 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये कुछ जाना माना एक्सप्रेशन सा नहीं लग रहा, हाँ पता लग गया, -1 की पावर n+1 और 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपको पता है ये वाली सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है, पाई स्क्वायर अपॉन 12 पे। देखो साइन अल्टरनेट है, इसीलिए पाई स्क्वायर अपॉन 12 आया। ठीक है, एक नोट कर लेना एक चीज, क्या अगर इसमें साइन अल्टरनेट नहीं होता, मतलब पूरे ही टर्म पॉजिटिव होते समय प्लस प्लस का लगा होता, तब ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 पे जाती, क्योंकि इसमें साइन अल्टरनेट है, तो ये कहाँ पे जा रही है, पाई स्क्वायर अपॉन 12 पे। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन 12 आएगा इसमें। द इंटीग्रल 1 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स कन्वर्जेज इफ, तो m की किस वैल्यू के लिए ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्ज करेगा, मतलब इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। m ग्रेटर देन 3, m ग्रेटर देन 2, m लेस देन 1 फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो देखो यार, इसको करने के तो 2 मेथड हैं, या तो आप m की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लो कंडीशन के हिसाब से, जैसे m ग्रेटर देन 3 लेता है ना, तो आप 4 लेके देख लो, तो ऐसा करने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि इसमें टेस्ट लगा लो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अपन टेस्ट देख लेते हैं कि कौन सा टेस्ट लगाना इसमें अप्रोप्रिएट रहेगा। देखो इस 1 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सपोज मान लो मैं इसमें से x को कॉमन ले लेता हूँ, x को कॉमन ले लिया, तो ये पावर को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट तो वही रहेगी, x की पावर m-2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखना इसमें मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिट फॉर्म टेस्ट लगा दूं, ताकि क्या अगर मेरे को ये पता लग जाए, जैसे मान लो ये इसका इंटीग्रल अगर ये कन्वर्ज करेगा, तो ये इंटीग्रल भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। लेकिन ये टेस्ट आप कब लगा सकते हो, जब लिमिट f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x क्या आना चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर आना चाहिए।
तो मैंने क्या करा, सपोज जी ऑफ एक्स को मान लिया एक्स की पावर m माइनस टू, ठीक है। जैसे अपन उसमें नहीं बनाते थे सीरीज टेस्ट में भी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब ऑक्सिलरी सीरीज बनाते थे, ऐसे इसमें ऑक्सिलरी फंक्शन बोल दो इसको आप, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर m माइनस टू और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप इसको डिवाइड में ले जाओगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डिवाइडेड में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। अब x इनफाइनाइट पे जाएगा तो इतना पोर्शन तो क्या चला जाएगा, जीरो पे, तो टोटल फंक्शन कहाँ चला गया, 1 पे। और 1 एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मीनिंग ये है कि अब अपन लिमिट फॉर्म टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट फॉर्म क्या कहता है, बिल्कुल जैसे सीरीज में होता था ना कि एक सीरीज कन्वर्ज करेगी तो दूसरी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी डाइवर्जेंट है, सेम बिल्कुल ऐसा है। अगर अब देखना अपन ने जैसे इसमें फंक्शन क्या बनाया था, ये फंक्शन बनाया था ऑक्सिलरी फंक्शन, तो अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो पक्का है ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखना अपन क्या किसकी कंपैरिजन टेस्ट कर लेते हैं, इसकी। तो ये किस वैल्यू ऑफ m के लिए कन्वर्ज करेगा, अगर अपन को ये पता लग गया तो सेम उसी वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल भी कन्वर्ज कर रहा होगा। तो आप जैसे देख लो, ये बराबर लगा दिए 1 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर m माइनस टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर ये जो भी होती है इसमें प्लस 1 जुड़ जाता है और डिवाइडेड बाय इसी पावर में 1 जुड़ जाता है। तो देखना m माइनस टू प्लस 1, तो माइनस टू प्लस 1 क्या दे देगा, -1, तो ये आ गया x की पावर m माइनस 1, और उतना ही सेम नंबर नीचे आ जाता है 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब एक बात समझना, जब आप इसमें आपने इंटीग्रेट कर दी, अब आप जब लिमिट रखोगे, सपोज अगर ये m माइनस 1 पॉजिटिव हुआ, देखना x m माइनस 1 अगर पॉजिटिव हुआ तो आप जैसे इसमें इनफाइनाइट रख दोगे तो ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इन केस अगर ये जो पावर अगर निगेटिव हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, x 1 अपॉन एक्स टाइप में लिख जाएगा, 1 अपॉन एक्स और 1 माइनस एम करके पावर लिख जाएगी। तो जैसे ही आप इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, और वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 पर चला जाएगा, और बाकी 1 रखने से तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें, है ना। तो अपन को ये समझ में आ गया कि m माइनस 1 को, मतलब ये जो पावर है x की, उसको निगेटिव होना चाहिए, और पावर क्या है m माइनस 1, तो इसको क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो जैसे ही आपने इसको 1 को इधर ट्रांसफर कराया तो क्या आ गया, m इज लेस देन 1, तो आपको पता लग गया कि ये इंटीग्रल m लेस देन 1 के लिए क्या हो रहा है, ये जो इंटीग्रल है m लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो रहा है। तो पक्का है आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं ये जो इंटीग्रल है ये भी m लेस देन 1 के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसीलिए अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो इंटीग्रल है m लेस देन 1 के लिए क्या हो गया, कन्वर्ज करेगा। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/2 से लेकर 1, ये लिमिट्स हो गई dx 1/x की पावर 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज। तो ये इसमें से अपन को बस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो देखो जब भी ऐसा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आप दो तरह के सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। क्या, x बराबर यहाँ तो साइन थीटा मान लोगे, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर कॉस थीटा मान लोगे, क्योंकि 1 माइनस में ही होती है आइडेंटिटी। तो अपन क्या करते हैं, x बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं। सपोज मानो कि मैंने x बराबर कॉस थीटा लिया, ठीक है, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो अगर आपने इसको x बराबर कॉस थीटा माना है तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई/3, यानी 60 डिग्री पे ही तो वैल्यू होती है कॉस की 1/2, ठीक। ऐसी थीटा जब आप निकालना चाह रहे हो कब, जब x की वैल्यू 1 है तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x बराबर 1 पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये लिमिट्स लिख दी मैंने, पाई/3 से लेकर 0, ठीक है। और देखना dx की जगह रिप्लेस क्या कर दिया, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा आ गया और माइनस का साइन ये आ गया। ओके, और 1/x की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो माइनस का साइन बाहर आता है, तो जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस का साइन बाहर आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 0 से लेकर पाई/3 लिमिट हो गई, 1 कॉस की पावर 4 थीटा हो गया। अब अच्छा गौर करने वाली बात क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता, साइन थीटा, लेकिन मॉड्यूलस में लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब अंडर रूट को खोलते हैं तो मॉड्यूलस लगाते हैं, और अपन को पता है साइन 0 से लेकर पाई/3 है ना, 0 से लेकर पाई/2 पूरे में पॉजिटिव रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा लगाया मैंने, ठीक है। तो ये साइन थीटा से लेकर ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1 कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा 0 से लेकर पाई/3। अब देखना कॉस बचता नीचे है, जैसे ही आप इसको ऊपर लाओगे रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, सेक 4 थीटा डी थीटा, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर पाई/3।
आप देखना इसकी कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी तो होती नहीं है, लेकिन अपन को पता है इसकी स्क्वायर के लिए दो आइडेंटिटी होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इस टर्म को, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा एक मैंने ये लिख लिया, और जो एक और सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, लिमिट वही चल रही भी, लिमिट में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करा अपन ने। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, और ये फिर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब इसका तो इंटीग्रल अपन को डायरेक्ट मालूम है, tan थीटा का होता है, तो ये tan थीटा लग गया, और लिमिट्स हो गई 0 से लेकर π/3। अब आप ये देखना कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर डी थीटा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, z बराबर tan थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि पता है अगर मैं इसको जैसे z मान लूंगा तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई डी थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बस वही हो गया। तो डी जेड क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो गया। तो इतना पार्ट ये और ये डी जो था डी जेड से बदल गया, तो ये डी जेड हो गया, और इसको अपन ने tan थीटा को क्या माना था, z, तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देख लेना, लिमिट लगाने में तो कुछ है नहीं है, z बराबर आपने tan थीटा माना है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई, ठीक है। और tan π/3 क्या हो गया, tan 60 डिग्री, तो √3 आ गई, तो ये लिमिट आ गई। अच्छा, अब इसमें अपन इधर भी पैरेलली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिमिट्स रख दी मैंने, tan π/3 माइनस tan 0, ये इससे आ गया। अब tan π/3 क्या होता है, 60 डिग्री, तो √3 हो गया, और tan 0 क्या होता है, 0, तो उसको ऐड करो ना करो बात एक ही है। अब ये हो गया, देखना z स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा z की पावर 3/3, लिमिट क्या है 0 से लेकर √3 तक। अब √3 को जैसे ही इसमें रखोगे, क्यूब है तो क्या आ जाएगा 3√3, और डिवाइड में क्या चल रहा है 3, और 0 वाली लिमिट रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का 0, तो उससे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा क्या, सिर्फ √3, और √3 इससे आया, तो √3 + √3 बन के क्या हो गया 2√3। तो अपना ऑप्शन आई थिंक कौन सा दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2√3। तो आप चाहो तो इसमें x बराबर साइन थीटा रख के भी कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। इफ f of x बराबर है 2 + मॉड्यूलस x - 3 फॉर ऑल x, देन द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव f डैश x एट x = 3 इज -1 0 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देखना x बराबर 3 पे ही पूछ रहा है डेरिवेटिव क्या आएगा। तो थोड़ा अगर आपको याद हो तो मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, जब ये x - 3 टाइप में ऐसे दिया रहता है, तो जो आप अंदर का पोर्शन रहता है उसको बराबर 0 करा देते हो, उससे आपको वो पॉइंट पता पड़ जाता है जिसपे ये मॉड्यूलस वाला फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करा। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप इजीली लगा दो कि डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि x बराबर 3 पे ही इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, होता कैसे, वो अपन समझ लेते हैं। कि देखो आपको फंक्शन क्या दिया है, f of x बराबर 2 + मॉड्यूलस x - 3। तो ग्राफ से भी समझ लेंगे और उससे भी समझ लेंगे। अब देखो कैसे, पहले आप देखना x - 3 का ग्राफ बनाना, मॉड्यूलस x - 3 के पहले का बनाने की कोशिश करोगे। आप पहले स्टैंडर्ड ग्राफ देख लो, मॉड्यूलस x का ऐसा होता है। फिर आप देखना जब अपन x में कुछ +- कर देते हैं, अगर देखो +a करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, और माइनस करते हैं तो राइट शिफ्ट होता है। अब इसमें माइनस करा है तो राइट शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो अब ये शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, 3,0 पर आ गया, ठीक है। और अब देखना आप फंक्शन में कुछ जोड़ रहे हो, वेरिएबल में नहीं जोड़ रहे, फंक्शन में कुछ जोड़ रहे हो, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, +y एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ -2 को जोड़ते तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, क्लियर। तो देखना अब ये शिफ्ट हो जाएगा y के अलोंग, तो x तो वही रहेगा कांस्टेंट, y के अलोंग शिफ्ट हो गया तो 3,2 हो गया, तो ये ग्राफ आ गया। अब ये आपको तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि x बराबर 3 पे इस ग्राफ में क्या मिल रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब ग्राफ में जहाँ पर शार्प पॉइंट मिलता है, ऐसा कॉर्नर सा मिल जाता है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब आप देखना कंटिन्यूटी भी फेल कर जाएगा, ये तो क्या ग्राफिकल अप्रोच। अब देखना कंटिन्यूटी ही फेल कर जाएगा, कैसे देखो, जैसे f of x बराबर आप लोगे तो देखना जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी तो मॉड्यूलस x - 3 को क्या खोलोगे, पॉजिटिव खोलोगे। तो 2 + x - 3, अब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ गया x - 1, और जब x की वैल्यू लेस देन 3 आएगा, x की वैल्यू लेस देन 3 आएगी तो ये क्या हो जाएगी 2 - x। अब देखना क्योंकि देखना मॉड्यूलस x - 3 है तो ये -x - 3 की तरह खोलेगा, तो वो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -x + 3, तो -x + 3 हो गया, तो -x + 1 करके पूरा सॉल्व करके आ गया। अब इसकी क्या कर लो, कंटिन्यूटी चेक कर लो x बराबर 3 पे,
तो आप देखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 नेगेटिव, यानी कि कौन सा फंक्शन चूज करना है 3 से छोटे वाली वैल्यू के लिए, तो कौन सा है ये वाला -x+1, तो ये आ गया -3 + 1 रख दिया, क्योंकि 3 रख देंगे एक सी जगह पे तो क्या आ गया -2। ठीक, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3+ है तो f(x) अब 3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन था, ये वाला x-1। जैसी आप लिमिट लोगे इसकी तो x में क्या रख दो, सीधे 3 रख दो, तो 3 में से 1 गया था 2। तो देखना LHL RHL एग्जिस्ट तो कर रही है पर बराबर नहीं है, तो सीधी बात है LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 3। जब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो सीधी बात है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ग्राफ आता है तो आप ग्राफ से कर लेना, अदरवाइज कंटिन्यूटी वाला मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन phi a into phi b is less than 0 then in the interval a, b क्लोज इंटरवल दिया है आपको, ठीक है। phi is 1 रूट, नो रूट, एन अनडिटरमाइनेबल नंबर ऑफ रूट, मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इतने सारे रूट होंगे, मतलब इनफाइनाइट रूट्स की बात कर रहा है। एटलीस्ट 1 रूट, तो ये तो आपको पता डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। क्या अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किस पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, ये बात कर रहा हूँ क्लोज इंटरवल के लिए होती है ये प्रॉपर्टी। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, कॉन्टिन्यूस रहा है, ठीक है, और सच दैट phi a into phi b, मतलब इंटरवल के अंदर भी आपको कोई 2 पॉइंट मिल जाए तब भी आप कह सकते हो ये बात, जरूरी नहीं कि एंड पॉइंट्स नहीं हो। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि उन 2 पॉइंट्स में phi a और phi b जिसमें आप बात कर रहे हो उनमें साइन अपोजिट होना चाहिए, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। तो आप सीधी बात है जब एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो बस वही है phi a into phi b अगर करने पर आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है तो पक्का है कि ओपन इंटरवल ए बी में उस फंक्शन का एक रूट तो लाई करेगा ही करेगा। ओपन इंटरवल क्यों बोला, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाता ना तो पक्का हो जाता ना कि ए 0 हो जाता, phi a रखने पर आपको 0 मिल जाता, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं होती। इसीलिए ओपन इंटरवल ए बी में आपको एक रूट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 1। तो ऑप्शन डी सीधे सीधे करेक्ट हो गया। अब अनडिटरमाइनेबल नंबर ऑफ रूट्स, तो ये आप नहीं बोल सकते, ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट रिजल्ट है तो इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन की बात है नहीं। नो रूट तो गलत होएगा क्योंकि एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और एग्जैक्टली 1 रूट लाई करना ये भी फंक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 रूट पक्का है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वैल्यू ऑफ c इन द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) बराबर e⁻x sin x इन क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई इज गिवन by। तो c की किस वैल्यू के लिए ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा ये करना है। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो आप इसको इजीली कर दोगे, चुटकियों का काम है बिल्कुल, ठीक है। सो देखना क्या होगा इसमें, रोल्स थ्योरम क्या, आपको ये बस कंडीशन याद होनी चाहिए तब आप इसको अच्छे से कर लोगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू एंड पॉइंट्स पे बराबर होना चाहिए, तब आप ये कह सकते हो कि फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और वो क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फंक्शन आपको दिया है, अब रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करना है तो इसका डेरिवेटिव ले लेना, तो क्या हो जाएगा e⁻x मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मल्टीप्लाई e⁻x आ गया। आप 0 के बराबर करा देंगे इसको, तो जैसे ही आप 0 के बराबर कराओगे इस पूरे को तो आप देखना e⁻x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो e⁻x को निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बराबर करना है 0 के। और आप जानते हो कि e⁻x हमेशा क्या होता है, एक नॉन जीरो नंबर होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। तो पक्का है जब ये वैल्यू 0 होगी तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया होगा, 0 आया होगा। तो इसीलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर अपन ने कर दिया 0 के, कॉस एक्स को इधर लेगा तो माइनस कॉस एक्स आ गया, फिर डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 हो गया, और माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का 10x बराबर 1, यानी कि 10x बराबर क्या हो गया, -1 की हो गया। अब आप जानते हो क्या कि 0 से लेकर पाई में, इस इंटरवल में 0 से लेकर पाई में 10 कहाँ नेगेटिव होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो एंगल आपको समझ में आ रहा है कि कोई सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा, ठीक है। तो आप देखना 10x बराबर क्या ले सकते हो, 10 - π/4 ले सकते हो, जैसा आप करना चाहो। तो x बराबर क्या ले लिया, n पाई - π/4 ले लिया, ठीक है। तो x बराबर n पाई - π/4, क्योंकि 10x बराबर 10y जनरल सॉल्यूशन आपको पता है ये होता है। n पाई प्लस y ले लेते हैं, तो y क्या है यहाँ पे -π/4, तो वो ले लिया। अब n आपको कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा, जो भी एंगल आए वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप देखना, तो n को आप जैसे ही 1 रखोगे तो ये पाई - π/4 हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ गई 3π/4। अगर n को 2 लेते हैं
तो ये 7 पाई/4 हो जाता है, जो कि 0 से लेकर पाई वाले इंटरवल के बाहर आ जाता। तो इसीलिए अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 पाई/4। सो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। सो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना कि सी की वैल्यू निकालने जिसके लिए इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, तो आपने देखा होगा कि BHU 2020 के पेपर में भी एक सेम क्वेश्चन आया था, उसमें लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पूछ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है, आ जाते हैं। CUCT में भी मैंने देखा है कि काफ़ी बार रिपीट हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन।